शुरू। लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जितने अधिकार नागरिकों को मिलते हैं उनमें सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार। इस अधिकार को पाकर हम मतदाता कहलाते हैं। वही मतदाता जिसके पास यह ताकत है कि वो सरकार बना सकता है, सरकार गिरा सकता है और तो और स्वयं सरकार बन भी सकता है। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक बन रहा था, उसी के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को देश भर के सभी चुनावों को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। वही 2021 में भारत सरकार ने चुनावों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने व जागरूकता लाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के गठन दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित करने का निर्णय लेते हुए इस दिवस को प्रतिवर्ष मनाने का ऐलान किया। इस दिन मतदाता को उसके मत की शक्ति से वाकिफ कराने के लिए देश भर में कई सामाजिक संस्थाएं और सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पैरा भारत जैसा युवा देश जिसकी 65% आबादी 75 वर्ष से कम है, उस देश के युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे अशिक्षित लोगों को वोट का महत्व बताकर उनको वोट देने के लिए बाध्य करें। लेकिन यह विडंबना है कि हमारे देश में वोट देने के लिए लोगों को जरूरी काम याद आने लग जाते हैं। कई लोग तो वोट देने के दिन अवकाश का फायदा उठाकर परिवार के साथ पिकनिक मनाने चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर पर होने के बावजूद भी अपना वोट देने के लिए वोटिंग बूथ तक जाने में आलस करते हैं। इस तरह अजागरूक, उदासीन व आलसी मतदाताओं के भरोसे हमारे देश के चुनावों में कैसे सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही एक तबका ऐसा भी है जो प्रत्याशी के गुण न देखकर धर्म, मजहब व जाति देखकर अपने वोट का प्रयोग करता है। यह कहते हुए बड़ी ग्लानि होती है कि वोटिंग के दिन लोग अपना वोट संकीर्ण स्वार्थ के चक्कर में बेच देते हैं। यही सब कारण है कि हमारे देश के चुनावों में से चुनकर आने वाले अधिकतर नेता दागी और अपराधी किस्म के होते हैं, जिन्हें सही से बोलना और लिखना भी नहीं आता। ऐसे लोग जो अयोग्य है वे गलत तरीकों से जीतकर योग्य लोगों पर राज करते हैं। पैरा यह हमारे लोकतंत्र की कमी है कि सही और योग्य लोग जो व्यवस्था परिवर्तन करने का जज्बा रखते हैं और वे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मतदाताओं की ऐसी मिली भगत के चलते वे हार जाते हैं। हम तब तक अच्छी व्यवस्था खड़ी नहीं कर पाएंगे जब तक हम वोट का महत्व और अपने मतदाता होने के फर्ज को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा नहीं देते हैं। सवाल तो यह भी है कि क्या हमारे देश में राइट टू रिजेक्ट यानी नोटा के बटन के बाद वोट देने का अधिकार अनिवार्य नहीं करना चाहिए। विश्व के कई देशों में वोट देने का अधिकार अनिवार्य है। क्या भारत जैसे सर्वाधिक युवा मतदाता वाले देश को इस पहल का अनुसरण
करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। अंततः हमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर यह शपथ लेनी चाहिए कि हम किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसते हुए अपने वोट का प्रयोग स्वयं विवेक के आधार पर पूर्ण निष्पक्षता एवं निष्ठा के साथ करेंगे। इस पर आश्चर्य नहीं कि एक स्टिंग ऑपरेशन में विभिन्न दलों के कई घोषित और संभावित उम्मीदवारों ने उद्योग घरानों से उनके हितों की रक्षा के बदले पैसा मांगने में कोई संकोच नहीं दिखाया। आश्चर्यजनक यह है कि यह मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने इस किस्म की घूस घूसखोरी को संज्ञेय अपराध घोषित करने की मांग की। अच्छा होता कि चुनाव आयोग इस तरह की मांग विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के पहले करता। राजनीतिक दल आचार संहिता का उल्लंघन करने में इसलिए संकोच नहीं करते क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि इससे उनका कोई अहित नहीं होने वाला। आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग संबंधित प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल को नोटिस जारी करने भर की सामर्थ्य रखता है। चुनाव आयोग अपनी नोटिस के जवाब से संतुष्ट हो या नहीं, ज्यादातर मामलों में वह प्रत्याशियों अथवा राजनीतिक दलों की आलोचना करने से अधिक कुछ नहीं कर पाता। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव सुधारों की जरूरत है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक चुनाव आयोग के समक्ष इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि वह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में और अधिक सख्ती का परिचय दे। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह लंबित चुनावों को लागू करने के लिए न केवल सरकार पर दबाव बनाए बल्कि ऐसा माहौल बनाए जिससे सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों को यह आभास हो कि इस मामले में और अधिक मनमानी नहीं की जा सकती। पैरा निर्वाचन प्रणाली में सुधार को लेकर विरोध और उदासीनता की स्थिति से देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैरान है और परेशान है। उनका कहना है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के सुझाव पर एक्शन नहीं होता। सरकार से एक ही जवाब मिलता है कि आम सहमति नहीं बन पा रही है। चिंता की बात यह है कि इससे जनता की निगाहों में नेताओं की इमेज निरंतर खराब होती जा रही है। इलेक्शन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जरिया है। चुनाव के दौरान तमाम तरह के अवैध पैसों का लोग चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ में महंगाई को देखते हुए ये भी आलोचना होती रहती है कि खर्च की लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। अगर आप उस भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं कि काले धन का प्रयोग न हो तो आपको एक रेशनल तरीके से सोचना पड़ेगा, एक तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों की आकांक्षाओं को बनाए रखने, संविधान के आदर्शों को पूरा करने और निष्पक्ष चुनाव कराकर सच्चे लोकतंत्र की भावना को बनाए रखने के लिए चुनाव सुधार आवश्यक है। चुनावी सुधारों की प्रक्रिया का मुख्य फोकस लोकतंत्र के मूल अर्थ को व्यापक बनाना, इससे नागरिकों के अधिक अनुकूल बनाना और वयस्क मताधिकार का कार्यान्वयन करना है। चुनावी सुधारों से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद इस प्रकार है। अनुच्छेद 324, 329 चुनावों और चुनावी
सुधारों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को दिए गए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अधिकारों के बारे में है। अनुच्छेद 325 कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची से न बाहर किया जा सकता है या न ही शामिल किए जाने का दावा कर सकता है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा चुनावों और राज्य विधानसभा चुनावों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 327 विधानमंडल चुनावों के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों से संबंधित अदालतों द्वारा किसी भी हस्तक्षेप करने के लिए अदालत पर बार बनाने की शक्ति प्रदान करता है। स्टॉप।